अभी के इस वीडियो क्लास में हम लोग आपके क्लास 10th के मैथ्स के मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे। जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मॉडल पेपर बिल्कुल आपके ओरिजिनल प्रश्न पत्र के जैसा तैयार किया गया है, ताकि आपको बिल्कुल एग्जाम वाला फीलिंग दिया जाए, तो आपको लगे कि आप एग्जाम में प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के छात्रों के लिए प्रश्न पत्र तैयार किया गया है, जैसे आपके एग्जाम में आता है। तो आपको मैथ के क्लास का ज्यादा लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना है, अभी जल्दी से उठकर बैठिए और पेन और कॉपी ले लीजिए और एक एक प्रश्न को आप साथ में प्रयास करना है, क्योंकि समझिए आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और एक एक प्रश्न को हल करना है और उसके साथ आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताते जाना है। इसमें हम लोग 1 नंबर वाले, उसके साथ फिल इन दी ब्लैंक्स, 2 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले सभी प्रश्न की चर्चा करेंगे, क्योंकि मॉडल पेपर है। इसमें आपको 100% सिलेबस आपके मैथ के 15 चैप्टर से प्रश्न देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ सभी वीवीआई प्रश्न को सेट किया गया, जिसके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। मैथ का एक रूल यही कहता है कि आप जितना ज्यादा मैथ बनाएंगे उतना ही शानदार आपका रिजल्ट आएगा, जितना नया नया टाइप के, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैथ का लिमिट है जो हम लोग सीख चुके हैं। 1 से 15 तक के चैप्टर अगर आप पढ़ चुके हैं तो उससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इसमें किस छात्र का ज्यादा अंक आता है, कौन से छात्र 100 में 100 अंक लाते हैं, तो जो छात्र उसी कॉन्सेप्ट को बार बार यूज करते हैं, बार बार क्वेश्चन में उसको रिवीजन करते हैं, उन्हीं का अंक आता है। तो आपको भी बार बार रिवीजन करना है। चलिए मेरे साथ आप भी सॉल्व कीजिएगा और आंसर कमेंट कीजिएगा। पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। पूरे डिटेल में हम लोग समझेंगे। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। एग्जाम में भी आपको कुछ इसी तरह इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में इंस्ट्रक्शन दिखाई देगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सीधे बात करते हैं प्रश्न की। सभी टाइप के प्रश्न इस मॉडल पेपर में आपको देखने को मिलेगा, तो एक एक प्रश्न को सॉल्व करते चलिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाएगा। पहला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। सभी छात्र इसका आंसर पढ़कर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सर चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट से निकालना सीखते हैं। पूछ रहा है कि इसका मूल समान है। द्विघात बहुपद यहाँ पे देखिए दिया गया है, द्विघात समीकरण दिया गया है। तो द्विघात समीकरण का मूल अर्थात कि डी हम लोग निकालते हैं, तो उसका मूल हम बताते हैं डिस्क्रिमिनांट, विविक्तर, विवेचक। तो कहिएगा सर जब मूल तभी समान होता है जब उसके विविक्तर अर्थात कि विवेचक का मान 0 आता है। उम्मीद करता हूं मेरे बात को आप समझोगे कि जब डी का मान जो है 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होते हैं और भिन्न भिन्न होता है। जब डी का मान 0 से छोटा हो जाता है अर्थात कि ऋणात्मक हो जाता है तो इसका कोई मूल नहीं होते हैं। और जब डी का मान 0 होगा तो 2 समान मूल और वास्तविक मूल आता है। तो वहीं कहा है कि मूल समान है अर्थात कि डी बराबर 0 है। सर तो डी कैसे निकालते हैं, तो कहिएगा सर b² माइनस 4ac बराबर 0। 0 क्यों, क्योंकि प्रश्न में कह दिया था कि इक्वल रूट्स हैं। अब ध्यान से देखिएगा, या b² बराबर माइनस 4ac है तो प्लस 4ac। सर राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन बी पे दिया गया है। यहाँ पे क ख ग ऑप्शन है, आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। यहाँ पे ए बी सी डी ऐसे ही आपको कमेंट करते चलना है। उम्मीद करता हूं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इस प्रश्न को आप सीखेंगे, क्योंकि हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। कोई भी विषय हम लोग लेंगे तो, क्योंकि मैथ में क्या है, कॉन्सेप्ट ही पावर होता है। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर x² प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0 तो x का मान निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। सभी छात्र इसका आंसर बनाकर कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इसको सर हम 2 तरीका से बना सकते हैं। कह रहा है कि x का इसमें से कौन सा मान है, ये अंक में नहीं पूछा है, पूछ रहा है कौन संख्या होगा। तो ये दिया है द्विघात समीकरण और इसका x क्या है सर, मूल है। तो मूल की प्रकृति बताने के लिए हम क्या करते हैं, डी निकाल लेंगे। अभी हम लोग सीखे थे डी का मान निकालेंगे अर्थात कि b² माइनस 4ac निकालेंगे। अब b² तो b कितना होता है सर, तो जो x का गुणांक है तो देखिए 3 का स्क्वायर। 4 फार्मूला का गुरुजी दिया है उसी तरह रहेगा। a कितना होगा सर, तो जो x² का गुणांक है वही a हो जाएगा। c जो कांस्टेंट रहता है तो यहाँ पे देखिए c कितना है कांस्टेंट, तो कहिएगा सर 12 c का मान दिया गया है। बिल्कुल सही, आपका तैयारी बिल्कुल शानदार है। अगर इस प्रश्न को आप समझ पा रहे हैं तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ये पूरा हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना 48। इसको माइनस कर लेंगे तो -39, क्योंकि माइनस ज्यादा है। अब इससे आपने क्या बता दिया सर कि d जो है ऋणात्मक है अर्थात कि d जो है 0 से छोटा है। और अभी मैंने पहले प्रश्न में आपको क्लियर कर दिया कि जब d 0 से छोटा आता है तो उस मूल कैसे होते हैं, अवास्तविक होते हैं अर्थात कि नॉट रियल, वास्तविक नहीं। तो इस हिसाब से ऑप्शन घ अर्थात कि डी इसका राइट आंसर करेंगे। इतने भी छात्र कमेंट बॉक्स में लिख चुके हैं ऑप्शन डी, तो आपका आंसर चला बिल्कुल राइट है। दूसरा तरीका भी होता है कि द्विघात समीकरण है तो इसको गुणनखंड
विधि से भी आप बनाएंगे। मैथ में क्या है कि कॉन्सेप्ट पावर होता है, कॉन्सेप्ट आपको सीख कर रखना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी विधि से बनाएंगे उतना ही आंसर होगा। अब देखिए गुणनखंड विधि से बनाने के लिए इसका हम लोग गुणनखंड निकालते हैं और इसको इस रूप में लिखते हैं कि इतना आ जाए। देखिए इसको किसी तरह लिखिएगा तो इतना नहीं आएगा, अर्थात कि इसको आप नहीं बना सकते हैं, वास्तविक इसका मूल नहीं है, एक्स का मान वास्तविक नहीं है। तो किसी भी मेथड से बनाएंगे सर ऑप्शन डी राइट आंसर करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट आपको रिवीजन करना है। मैथ के प्रश्न आपको कितना भी इजी लगे हार्ड लगे बार बार बनाएंगे तभी मैथ में आपका 100 में 100 आएगा, क्योंकि अपने पास सर कॉन्सेप्ट लिमिटेड है। आपको क्या करना है, उसी कॉन्सेप्ट को सीखकर ज्यादा क्वेश्चन बनाने का अभ्यास करना है। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न बनाइए और आंसर कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। अपने से क्या पूछा है कि वृत्त की परिमाप, एक दिया है कि कोई भी वृत्त है, एक ऐसा वृत्त है जिसका परिमाप जो है उसके क्षेत्रफल के बराबर है, यही आपसे पूछा है। अब ये प्रश्न में दे दिया अब वृत्त का परिमाप, तो आपको ये सभी फार्मूला मैं बार बार आपको लिखा चुका हूं, इसको याद रखना है क्योंकि मैथ के पहला मॉडल पेपर नहीं है, काफी मॉडल पेपर की चर्चा कर चुके हैं। तो ये फार्मूला कॉपी पेन लेकर, इसलिए मैं बोला बैठ कर इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको याद रखिएगा। आगे हमेशा मैथ में ऐसे ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, ये रिपीटेड प्रश्न है। कह रहा है कि वृत्त के परिमाप, तो वृत्त का परिमाप कितना होता है सर, तो कहिएगा 2 पाई आर, बिल्कुल सही। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा सर, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, दोनों तरफ कुछ भी बराबर हो तो कट जाता है। आर से यहाँ पे 2 स्क्वायर का मतलब कितना था, आर गुने आर, तो 1 आर का स्क्वायर कैंसिल, अर्थात कि आपने क्या कहा कि 2 बराबर आर, इसीलिए आर बराबर 2 यूनिट्स, क्योंकि इसमें देखिए कुछ भी सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया था, तो 2 यूनिट्स कहां दिया है सर, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर करेंगे। कॉन्सेप्ट इसका यही था, इसको आपको सीख कर रखना है, ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे सर 4 नंबर प्रश्न। देखिए सभी चैप्टर से प्रश्न मिल रहा है, इसीलिए मॉडल पेपर सॉल्व करने से एग्जाम से पहले यही फायदा होता है कि आपके सभी कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाएगा। और बिल्कुल हम लोग देखिए बेसिक से चर्चा करें कि आप पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे तभी आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न, ऐसे प्रश्न भी खूब पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। क्या कह रहा है आपसे कि 2 3 4 5 6 के माध्यिका निकालना है आपको, अर्थात कि सर हमें इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। अब देखिएगा मीडियन निकालने के लिए देखते हैं कितने छात्र इसका सही सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पाते हैं। आप भी पेन कॉपी लेकर देखिए, मैथ को बनाना चाहिए। आपको कितना भी लगता है आ रहा है तभी एक बार कॉन्सेप्ट बनाकर सीख लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में घूमेगा तो एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। तो कई बार क्या होता है इजी प्रश्न छात्र गलत करके चले आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आंकड़ा दिया है 2 3 4 और 5 और 6। तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले जितने भी नंबर रहता है इसको क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर अर्थात कि आरोही क्रम में सजाते हैं। देखिए ऑलरेडी आरोही क्रम में सजाया गया है। अब इसमें जो गिनते हैं कितना अंक है, तो 1 2 3 4 5, अर्थात कि n नंबर ऑफ टर्म्स जो इसके हैं विषम संख्या है। कितना है सर, ऑड नंबर है, विषम संख्या। जब विषम संख्या होगा तो बीच वाला माध्यिका पूछा था हो जाता है मीडियन, तो यहाँ पे देखिए 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप निकालते हैं जो n विषम होता है तो कहिएगा सर n + 1/2वां नंबर जो पद होता है, ये भी कभी कभी फार्मूला पूछ लेता है, वहीं इसका माध्यिका होता है कब, जब विषम संख्या हो। तो n कितना है, तो 5 है। देखिए टोटल काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 और 1 और डिवाइडेड बाई 2 अर्थात कि 6/2, अर्थात कि तीसरा नंबर पद जो होगा वही इसका माध्यिका होगा। तो तीसरा पर कितना दिया था सर, 4। तो ऑप्शन सी, जितने भी छात्र कमेंट किए हैं आपका आंसर बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं माध्यिका से हर साल प्रश्न आता है, आपका 1 अंक यहां से क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे सर 5 नंबर प्रश्न। देखिए बड़ा शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि लॉन्गेस्ट अर्थात कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। देखते हैं कितने छात्र इसका सही सही आंसर कमेंट कर पा रहे हैं। पूछा है कि ये वृत्त है तो इसका सबसे बड़ी जीवा, तो देखिए जो यहाँ पे आर देख रहे हैं वृत्त का त्रिज्या, तो इस पे क्या किया गया, यहाँ पे परकाल का हमने नोक रखा और यहाँ पे पेंसिल और ऐसे ऐसे हमने इसको घुमा दिया, वृत्त बन गया। तो इसे हम लोग बोल दिए त्रिज्या, यही है इसका चाप। इससे भी बड़ा क्या होता है सर, व्यास। यहाँ पे देख रहे हैं पूरा जो डी है यही वृत्त का सबसे बड़ा है। इसको यहाँ पर ऐसे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी। वृत्त का सबसे बड़ा क्या होता है, व्यास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, अर्थात की ऑप्शन बी। मैं शुरू में बोल दिया आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, ए है, ए बी है, यहाँ पे सी है और डी है, इसी रूप में आपको कमेंट करना है। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। पूछेगा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है सर, तो उसका व्यास होता है। आगे बढ़ेंगे सर 6ठे नंबर प्रश्न की बात करें। देखिए सभी चैप्टर से प्रश्न आ रहा है, इसलिए मैं बोलता हूं इस सीरीज में जो भी वीडियोज मिला उसका बार बार आप रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आपका बिल्कुल शानदार रिजल्ट आएगा। कह रहा है कि एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या है। चलिए इसको ध्यान से समझेंगे, तब तक आप लोग कमेंट कीजिएगा कि एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या है। इसमें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए। देखिए ये होता है हमारा एक्स और ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई और ये होता है अपने का वाई डैश। अब देखिए एक्स का निर्देशांक अर्थात कि कोई बिंदु एक्स पे है, इस वाले लाइन पे है, इस तरह जो लाइन दिया गया इस पे है, तो एक्स पे है, इसका मतलब क्या है, उसका एक्स का कोई ना कोई मान ऐसे निर्देशांक ऐसे ही हम लोग लिखते हैं एक्स वाई, तो उसका एक्स पे है तो एक्स का कुछ
कुछ ना कुछ मान है प्लस या माइनस, y है ही नहीं तो y का मान कितना है सर 0। तो राइट आंसर क्या करेंगे ऑप्शन ए। जितने भी छात्र कमेंट किए, काफी छात्रों का कमेंट आया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए इस प्रश्न को आपको क्लियर समझ के रखना है, ऑप्शन ए राइट हो गया। यही बदल के पूछ सकता है कि y का निर्देशांक, तब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कोई बिंदु इस लाइन पे है, वाले पे है, तो इस पे x कितना है, पहले तो x लिखते हैं, तो x कितना है सर 0, y का कुछ ना कुछ मान है तब कितना होता है 0y। उम्मीद करता हूं दोनों टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में, आपको गलत नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे सर 7 नंबर प्रश्न देखिए बड़ा शानदार है, ट्राइगोनोमेट्री से प्रश्न मिला है। सभी छात्र इसका आंसर बनाकर कमेंट करने का प्रयास करेंगे। मैं शुरू में ही बता दिया कि 15 चैप्टर आपका जो भी मैथ का है सभी से यहाँ पे प्रश्न मिलेगा, उसके साथ साथ काफी शानदार शानदार परीक्षा उपयोगी प्रश्न देखने को मिलेंगे। 7 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर कि इसका मान बताना है, तो कैसे आप बनाइएगा, तो इसका मान बताना है तो 2 sin 58 डिग्री उसी तरह रहने देंगे। कॉस को सर हम चेंज कर देते हैं, तो कॉस को चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस 32 डिग्री, क्योंकि आप पढ़े होंगे ऐसे थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे आप फार्मूला पढ़े होंगे। तो अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा हमने कॉस थीटा को बदल दिया, तो ऊपर उसी तरह रह जाएगा 2 sin 58 डिग्री, नीचे हो जाएगा आपका साइन 58 डिग्री। साइन 58 से साइन 58 कैंसिल, क्या बचा सर 2 बचा, तो राइट आंसर करेंगे ऑप्शन घ, अर्थात कि ऑप्शन डी इसका 2 सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप सीखे होंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे सर 8 नंबर प्रश्न देखिए, इससे यही है कि आपके सभी कॉन्सेप्ट का पूरा मैथ आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आप अंत तक क्लास को देखते हैं। आपसे पूछ रहा है कि किसी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, तो किसी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग पीई और ऐसे पीई नॉट कितना होता है, आप पढ़े होंगे, जल्दी से बताइएगा बॉक्स में। तो इसका योग कितना होता है सर 1, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1। आगे बढ़ेंगे सर 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, आपसे क्या पूछा है कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इज, तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ऐसे हम लोग लिखते हैं ax प्लस बी बराबर 0, यही व्यापक रूप होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये क्या पूछा था, लीनियर इक्वेशन एक घात वाले का व्यापक रूप यही होगा ऑप्शन ए। वहीं पे द्विघात का पूछता तो क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ऐसे ही त्रिघात का ये व्यापक रूप इसे ही हम बोलते हैं जनरल फॉर्म। चलिए आगे बढ़ेंगे सर 10 नंबर प्रश्न की बात करें तो देखिए प्रश्न काफी शानदार आ गया, फिर आपके त्रिकोणमिति से ही शानदार शानदार प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। कह रहा है आपसे कि अंडर रूट 3 सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान कितना होगा। देखते हैं कितने छात्रों का आंसर सही सही आता है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ऐसे प्रश्न खूब आएंगे। सेक थीटा बराबर 2/√3, इधर एक गुना में था तो आके हो गया भाग में। अब सेक थीटा उसी तरह रह जाएगा। अब यहां से अपने को सोचना है कि सर सेक कितना का मान 2/√3 होता है, तो इसके लिए आपको ट्राइगोनोमेट्री टेबल जो यहां पे आप देख पा रहे हैं इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहां पे देखिए सेक में हम लोग फाइंड कर रहे हैं, यहां पे 2/√3 किसका है सर 30 डिग्री का, अर्थात कि 2/√3 के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं सर, तो कहिएगा सेक 30 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। अब यहां से देखिएगा सेक से सेक कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना बचा 30 डिग्री। वही मान हमसे पूछा था कि थीटा कितना होगा सर, तो 30 डिग्री हो सकता है, विल बी 30 डिग्री, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूं इसको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। ट्राइगोनोमेट्री टेबल आपको याद रखना है, यहां से खूब प्रश्न आते हैं, देखिए कितना आसानी से बन गया। आगे बढ़ेंगे सर 11 नंबर प्रश्न। अब देखिए यहां से फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप का प्रश्न मिला। देखिए किसी टाइप का प्रश्न मिले, ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। आपसे यही प्रश्न जो अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव ही ये सब पढ़े, यही मान लीजिए सब्जेक्टिव में पूछ देगा, तभी कॉन्सेप्ट इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं कि ऐसे ही बनेगा। किसी तरह पूछेगा प्रश्न, अपने को क्या मैथ का कॉन्सेप्ट रिवीजन करना है बस। इसलिए मैं बोलता हूं मैथ का क्लास कभी भी पेन कॉपी लेकर, जितना ही मैथ या पैड आपके पास मार्कर होगा तो उसको लेकर जितना ही आप मैथ का रिवीजन करेंगे, समझिए मैथ आपका उतना ही स्ट्रांग हो रहा है। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न कितना शानदार है। कह रहा है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के डैश डैश के अनुपात के बराबर होता है। कोई भी दो समरूप हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जब होता है वो उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट तो आपको रट जाना है, क्योंकि इसी पे पूछता है समरूप त्रिभुज का मान लीजिए संगत भुजा का अनुपात 3:4 है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, तभी तो हम लोग स्क्वायर कर देते हैं कि कहते हैं सर 9:16 होगा। तो यही वो कॉन्सेप्ट है, इसको रट जाइए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। आपसे ऑप्शन देकर पूछेगा तो जहां पे लिखेगा वर्गों का, उसका राइट आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे सर 12 नंबर प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि माध्य
देखिए अब शुरू में हम लोग माध्यिका भी निकाल लिए, सभी चैप्टर से प्रश्न आपको मिल गया। अब पूछ रहा है कि इसका मीडियन बताइए। माध्य, तो माध्य क्या होता है, तो औसत के बराबर होता है माध्य। तो औसत कैसे निकालते हैं, तो कहिएगा सर इसको सबको जोड़ देंगे, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हम जोड़ देंगे और जितना नंबर रहेगा उतना से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 नंबर था, तो 5 से हमने भाग दे दिया। इसको जोड़ेंगे सर तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15, 15 बटा में 5, यहाँ पे क्या भरेंगे सर 3, ऑप्शन रहता तो 3 इसका राइट आंसर कर देते। करता हूं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इस प्रश्न को आप सीखे होंगे। चलिए अब 13 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि sin 50 + cos 40 बराबर कितना होगा। तो ये भी ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। क्या पूछा आपने से कि साइन यहाँ पे दिया है 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री का मान कितना होगा सर। तो साइन 50 कोई भी एक चेंज करते हैं तो किस में चेंज करेंगे, साइन को ही, क्योंकि देखिए आंसर हमको कॉस में लाना है। तो साइन 90 - थीटा बराबर कितना होता है, तो कहिएगा सर कॉस थीटा, और कॉस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन को चेंज कर देंगे तो कॉस 90 - 50 डिग्री और प्लस कॉस 40 डिग्री, इतना बराबर कॉस 40 डिग्री प्लस फिर क्या हो जाएगा कॉस 40 डिग्री। जोड़ देंगे दोनों को तो हो जाएगा 2 cos 40 डिग्री। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। इसको हम लोग साइन को किस में बदल दिया, cos 90 - थीटा कितना होता है cos थीटा, यहाँ पे ऑलरेडी एक दिया गया था। अब cos 40 तो एक cos 40 और एक cos 40 मिलकर कितना हो गया 2 cos 40। तो यहाँ पे यही 2 cos भर दिया था। यहाँ पे पूछा क्या भराएगा सर 40 डिग्री भरा जाएगा। राइट आंसर आप समझ गए होंगे 40 डिग्री होगा। मैथ में बड़ा आसान होता है, इसलिए काफी छात्र ऐसे होते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि काफी छात्र, एक दो नहीं, जो टॉपर बनते हैं उनके अतिरिक्त भी काफी छात्र ऐसे रहते हैं जिनका मैथ में 100 में 100 स्कोर रहता है। अगर मैथ का शर्त क्या है कि आप कितना भी पढ़ें, अगर बार बार डिफरेंट टाइप का प्रश्न आपके दिमाग से गुजरता है इसी कॉन्सेप्ट से, तभी मैथ आपका क्लियर हो पाएगा। और यही आपके काम को आसान करने के लिए हम लोग सभी विषय के मॉडल पेपर की चर्चा कर रहे हैं, ताकि जो भी आप कॉन्सेप्ट सीखें उस कॉन्सेप्ट से कितने टाइप के प्रश्न पूछा जा सकता है, बन सकता है, अपने को वहीं सीखना है। अब देखिए आगे 14 नंबर प्रश्न कितना टेक्निकल प्रश्न है। कह रहा है tan 90, तो आप जनरली पढ़े होंगे ऐसे कि tan 90 - a या थीटा बराबर होता है cot थीटा। अब थीटा यहाँ पे डिलीट कर दिया तो यहाँ से थीटा डिलीट, क्या बचेगा tan 90 कुछ नहीं है तो क्या होगा सर cot होगा। तो यहाँ पे क्या भराएगा cot, कोई कंफ्यूजन नहीं, cot यहाँ पे आप फिल कर देंगे। आगे बढ़ेंगे सर 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा डैश बिंदु पर स्पर्श करती है। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। तो स्पर्श रेखा का परिभाषा ही पूछ रहा है। तो किसी वृत्त का स्पर्श रेखा वही होता है जो वृत्त को कितने बिंदु पे स्पर्श करे, एक बिंदु पे। यहीं से तो हम लोग देखते हैं और चुनते हैं कि स्पर्श रेखा नहीं है क्योंकि एक से ज्यादा बिंदु पे स्पर्श कर रही है। तो स्पर्श रेखा का मतलब ही है कि एक बिंदु पे स्पर्श करती है। तो यहाँ पे एक बिंदु, यह आपका परिभाषा हो गया, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न सभी एपी का, आप ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स जो प्रश्न, इससे आपका क्या हो रहा है कॉन्सेप्ट रिवीजन हो रहा है। कह रहा है कि ए बी का सर्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक तथा जीरो हो सकता है। एनसीईआरटी बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी आर पॉजिटिव, नेगेटिव आर जीरो, शून्य। तो यहां पे क्या भराएगा शून्य। ये सर 17 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न आपसे कह रहा है कि रैखिक समीकरण का आलेख, देखते हैं कितने छात्र इसका आंसर सही सही कमेंट कर पा रहे हैं। पूछ रहा है आपसे कि रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है सर। तो रैखिक समीकरण है तो इसका एक सरल रेखा आएगा, क्योंकि एक ही एक्स वाई कुछ भी रहेगा तो क्या आएगा सर एक सरल रेखा यहाँ पे भर देंगे। चलिए उम्मीद करता हूं मैं पूरे कॉन्सेप्ट आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि इसके आसपास भी कोई प्रश्न आए तो आपको नहीं छोड़ना है। 18 नंबर प्रश्न किसी छात्र का आंसर गलत नहीं आना चाहिए। अभी मैं आपको कितना बार बताया। पूछ रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम सर क्या कहते हैं, जल्दी से बताइएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं। तो अभी पिछले वाले प्रश्न में हम लोगों ने देखा इसे क्या कहते हैं सर, तो कहिएगा विविक्तर कहते हैं, या इसे ही हम बोलते हैं विवेचक, या इसे ही बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, अर्थात कि डी यहाँ पे भरा जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। सभी छात्र आंसर कमेंट करने का प्रयास कीजिए। कह रहा है वह समीकरण जिसका कोई हल नहीं हो वो क्या कहलाता है। तो उस समीकरण का क्या कहलाएगा असंगत। तो वहीं असंगत समीकरण युग्म होते हैं और हल होगा तो क्या कहलाएगा संगत। तो यहाँ पे क्या भरेंगे सर असंगत है। देखिए सभी आपके मैथ का फॉर्मूला आपको याद करना है, इस माध्यम से आपका रिवीजन हो रहा है। चलिए 20 नंबर प्रश्न भी गलत नहीं करना है। सभी छात्र इसका फार्मूला पूछा है, आंसर कमेंट कीजिएगा। एग्जाम में आपसे हर साल कोई ना कोई फार्मूला जरूर पूछता है, तो आपको पूरा फार्मूला जो आपका आयतन क्षेत्रफल का है याद रखना है। प्रश्न पूछा है कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से देखिएगा संपूर्ण पूछ रहा है अर्धगोला का, तो क्या भरेंगे सर 3πr²। चलिए आगे बढ़ेंगे सर 21 नंबर प्रश्न देखिए आपने से पूछा 2 अंक का। मैं शुरू में बोल दिया कि इसमें 1 अंक वाले, 2 अंक वाले, फिल इन द ब्लैंक्स 5 अंक वाले सभी प्रश्न मिल जाएंगे। अब देखिए शानदार प्रश्न शुरू हुआ। अब इसको भी पैड लेकर या कॉपी लेकर आप बैठे होंगे तो सॉल्व करके आंसर देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यक इतना है।
अब देखिए अपने से क्या पूछा है कि द्विघात बहुपद अपने को निकालना है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, नीचे आंसर कमेंट करने का प्रयास कीजिए क्या होता है सर। तो जितने भी छात्र कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, यही होता है द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे क्या होता है सर। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होते हैं, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब चलिए अब यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग नहीं दिया, यहाँ पे ये अल्फा है, ये मान लीजिए बीटा है, दो शून्यक है, यहाँ पे नीचे भी इसे आप मान सकते हैं, जगह का कमी है इसलिए मैं इसको शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूं। तो हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा अर्थात कि शून्यक का योग चाहिए। तो एक शून्यक है सर √3 + 1, दूसरा शून्यक है √3 - 1, तो इसको जोड़ देंगे तो +1 से -1 कैंसिल, कितना हो जाएगा 1√3 और 1√3 मिलकर बना देंगे 2√3। ये पूरा आपका रिवीजन हो रहा है, इसलिए मैं बोलता हूं जो भी क्लास छात्र डेली करते हैं उन्हीं का शानदार रिजल्ट आता है। अब दूसरा हमें चाहिए अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल। तो यही है शून्यक हमारा 2, इसका हम लोग गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हो गया a + b इंटू a - b। तो क्या होता है सर a² - b²। तो a के जगह पर अंडर, देखिए मैथ में क्या है कि फॉर्मूला मेन है, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं। देखिए फॉर्मूला पे बैठ गया था a + b और यहाँ पे a - b, तो इतना बराबर क्या होता है, तो a² - b²। तो a के जगह पर हमारा √3 था तो हमने उसका स्क्वायर किया, b के जगह पर 1 था तो हमने 1 का स्क्वायर कर दिया, अर्थात कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट गायब, क्या बचेगा 3 और 1 का स्क्वायर 1 यानी 2। अर्थात कि हमने शून्यकों का योगफल और गुणनफल बता दिया, तो हमको इस फार्मूला पे बैठा देना है। द्विघात बहुपद पूछा था तो x² सर फार्मूला का है उसी तरह रहेगा। अल्फा इंटू बीटा, ध्यान से देखिए अल्फा इंटू बीटा हमने अभी निकाला था 2√3, तो यहाँ पे लिख देंगे 2√3। x है तो यहीं पे लिख देंगे x इंटू बीटा, तो कितना निकाला था हमने शून्यकों का गुणनफल 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। जितने भी छात्र साथ में सॉल्व कर रहे थे और जिनका आंसर इतना है, समझिए आपका कॉन्सेप्ट बहुपद का बिल्कुल क्लियर है, यही इसका राइट आंसर होगा। 2 अंक का प्रश्न था, ऐसे आपको बना देना है। आगे बढ़ेंगे सर 22 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न शानदार है। कह रहा है कि a1/a2 और उसके साथ साथ b1/b2 और c1/c2 का तुलना करके बताएं कि रैखिक समीकरण इतना और इतना के संगत है या असंगत। रैखिक समीकरण संगत है या असंगत, तो इसके लिए हमको इसको मानना पड़ेगा समीकरण का। आप कहां पे मानिएगा, यहाँ पे सॉल्व के नीचे, मैं यहाँ पे इसलिए आपको सिर्फ समझा रहा हूं। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब कह रहा है आपसे कि a1/a2 निकालिए, फिर पूछा है कि b1/b2 निकालिए, फिर कह रहा है सर c1/c2 निकालिए। अब a1/a2, तो a1 क्या होता है, तो समीकरण 1 में x का गुणांक है, ध्यान से समझिएगा यही बात इसमें प्रमुख है। तो x का गुणांक है 2, a2 कहां से निकालते हैं सर, तो जो समीकरण 2 में x का गुणांक होता है कितना है सर 4, यानी 1/2 1 कट के कितना हो गया 1/2। अब अपने से पूछा b1/b2, तो b1 तो जो समीकरण 1 में y का गुणांक है कितना है सर -3, b2 जो समीकरण 2 में y का गुणांक है कितना है सर -6, कितना हो गया 1/2, ये भी कट जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल 1/2। c1 तो जो इसमें कांस्टेंट होता है, देखिए यहाँ पे 8 यहाँ पे 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और बाई 9। इसको आप इधर भी भेज सकते हैं, तब भी देखिए दोनों माइनस होगा, तब फिर भी ये कट के इतना ही आएगा 8/9। तो यहां से हमको क्या दिखाई दे रहा है सर, तो a1/a2 बराबर है b1/b2। देखिए दोनों क्या है आपस में बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2, इसलिए हम क्या कहेंगे कि रैखिक युग्म जो है इसका है समीकरण का, वो क्या है सर, तो असंगत है। क्या है, असंगत है। आपको आंसर लिख देना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असंगत। यही पूरा कॉन्सेप्ट था, पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि एग्जाम में आपको भी 100 में 100 स्कोर करना है। आगे बढ़ेंगे सर 23 नंबर प्रश्न भी बड़ा ही शानदार है। द्विघात बहुपद में शुरू में बोल दिया 100% सिलेबस, और जो VBI प्रश्न है उसी को छाट कर इसमें लाया गया है। 2 अंक का प्रश्न है, कह रहा है आपसे कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 240 है, इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखें। एनसीईआरटी का प्रश्न है, सीधे सीधे आपके द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण चैप्टर जो आपका 4 नंबर चैप्टर है उसी से प्रश्न लिया गया है। अब मान लेंगे, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमको नहीं मालूम है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि 2 जो प्रश्न लिखा है वहीं हम मानते हैं 2 क्रमागत संख्याएं या धनात्मक पूर्णांक, कुछ भी आप मान सकते हैं, x और x+1 है। ये हमने मान लिया कि 2 क्रमागत संख्या धनात्मक पूर्णांक क्या है, x और x+1 है। अब प्रश्न में, अब देखिए प्रश्न में दिया है, प्रश्न से यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम क्वेश्चन, क्या दिया है सर कि इसका गुणनफल 240 है, अर्थात कि x इंटू x+1 गुना करेंगे तो कितना आएगा 240। अब गुना कर दीजिए, तो x² + x बराबर 240। इधर मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, यहां से ध्यान से देखिएगा, आपको एग्जाम में इसके नीचे सॉल्व करना है। x² + x, प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा सर
सर माइनस, तो 240 बराबर 0। ये देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। करता हूं ये भी प्रश्न आपका क्लियर हो चुका होगा, आसान सा प्रश्न था। आगे बढ़ेंगे 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे कि मूल बिंदु से इतना का दूरी, अपने को क्या निकालना है, मूल बिंदु से दूरी, अर्थात कि एक 0 0 है, मूल बिंदु कितना होता है 0 0, और एक P दिया है 6 -6, और पूछा है आपको निकालना है कि मूल बिंदु से इसका दूरी आपको निकाल देना है। तो दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला आप पढ़े होंगे कि इस तरह होता है x2 - x1 y2 - y1, कब, जब इसका दो बिंदु का बीच का दूरी निकालना हो। लेकिन जब एक मूल बिंदु तो इसमें सिर्फ क्या बच जाएगा, तो ऐसे होता है x² + y² का अंडर रूट, क्योंकि x2 x1 गायब, क्योंकि एक ही बचा है। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है सर, तो √x² + y²। इस फार्मूला पे भी आप बैठा सकते हैं, उतना ही आंसर आएगा। यहां पे कह रहा है कि x², क्योंकि मैथ में देखिए क्या होता है कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, कोई फार्मूला किसी तरह बनाइए आंसर सही आएगा। x तो यही है 6, कितना हो गया x, और y -6। अब देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे 36, फिर -6 का भी स्क्वायर तो 36, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, जोड़ देंगे 72 हो जाएगा, अंडर रूट निकालेंगे 6√2, क्योंकि 36 और 2 ठीक है 72, इतना मात्रक इसके बीच का दूरी हो जाएगा। फार्मूला पे बैठाते तभी वही होता, x2 आपका ये हो जाता, और फिर आपका x1 ये होता, y2 ये हो जाता, y1 ये होता, तभी इतना ही आंसर आता। उम्मीद करता हूं ऐसे प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर 25 नंबर प्रश्न, त्रिकोणमिति से सिद्ध करने वाला प्रश्न आ गया। आगे 5 नंबर वाले भी प्रश्न मिलेंगे, उसमें बड़ा बड़ा सिद्ध करने वाला प्रश्न मिलेगा। आप देखिए, चलिए इसको सिद्ध करते हैं, बड़ा शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि प्रूव डेट इतना इज इक्वल टू इतना। तो ये है हमारा LHS, ये है RHS। चलिए हम LHS लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, RHS ला देंगे। तो LHS कितना दिया है सर, तो दिया है tan Q - 1 बटा में tan -1, थीटा वटा कुछ नहीं लगाया है। अब देखिए, अब इसको तोड़ेंगे हम लोग, तो ऊपर ध्यान से आपको दिखाई दे रहा है EQ, और E1 का भी कितना है Q1 का कितना भी पावर करेंगे कोई मान में प्रभाव पड़ता है, कहिएगा सर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। मैथ में क्या है फार्मूला, नहीं याद होगा कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं ताकि आपको रटते चलना है। तो AQ - BQ का फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आसानी से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। तो क्या होता है सर, तो A - B × A² + AB + B²। अब हमको AQ के जगह पर क्या दिया है tan Q, BQ के जगह पर क्या दिया है 1 का Q। अब इस पे हम लोग फार्मूला पे बैठाएंगे, तो A - B, तो A हमारा है tan, और B हमारा है -1, तो ऐसे ही लिख देंगे। A² तो हमारा tan का स्क्वायर, AB तो देखिए tan में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो tan × 1 कितना हो जाएगा tan, और प्लस में B² तो B1 का स्क्वायर कुछ भी करेंगे तो 1 ही रहेगा, और नीचे दिया है कितना सर tan -1। अब देखिए प्रश्न बन गया, यहां से यहां क्या हो जाएगा कैंसिल, सब इसमें खेल इसी फार्मूला का था। अब क्या बचा सर, तो बचा tan² + tan + 1। अब एक और फार्मूला आप पढ़े होंगे कि tan² + 1 बराबर कितना होता है sec² होता है। तो यहाँ पे देखिए tan² + 1 बराबर कितना हो जाएगा सर sec², और नीचे कितना है tan। तो यही तो हमको सिद्ध करके नाला था, देखिए यहाँ पे आ गया, LHS से हमने चला था, कितना आ गया RHS, तो इसीलिए LHS बराबर RHS। तो क्या होगा हमारा प्रश्न प्रूव्ड हो गया, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा प्रूव्ड। हमने इसे प्रमाणित कर दिया। उम्मीद करता हूं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप सीखे होंगे। 2 अंक में ऐसे ही आसान प्रश्न आएंगे सिद्ध करने के लिए, आगे 5 अंक में महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा। 26 नंबर प्रश्न तो आप मेरे से पहले आपको आंसर कमेंट कर देना है कि सर इसका आंसर कितना होगा। कह रहा है 336 और 54 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा निकालना है। तो मौसा निकालना है, तो चूंकि आप देख रहे हैं 336 और 54 में 336 बड़ा है, तो इसीलिए ए कितना हो जाएगा सर 336, बी कितना हो जाएगा 54, क्योंकि जो बड़ा होता है उसे हम ए मानते हैं। अब हमसे कहा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फार्मूला क्या होता है। तो ए बराबर BQ + R, यूक्लिड महोदय ने यही बताया था। यहाँ पे ए मालूम है 336, बी भी अपने पास मालूम है सर 54, क्यू कहां से आएगा, तो क्यू होता है भागफल, भाग देंगे 54 से कितने में भाग देंगे 336 में, कितना मर्त में जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6, और यहाँ पे गुना कर दीजिए 324, इसको घटाते हैं, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया अपना 1, एक कैंसिल, अर्थात कि हमारा भागफल आ गया 6 और शेषफल आ गया 12। अब देखिए चूंकि r का मान जो है 0 नहीं आया है, शेषफल 0 नहीं आया, इसीलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यूक्लिड महोदय ने कहा था कि HCF निकालने के लिए r का मान 0 आएगा, वहीं पे हम रुकेंगे। तो 54 में फिर किससे भाग देंगे 12 से, यहाँ पे 12 से भाग देंगे 54 में, तो यहाँ पे कितना मत में जाएगा, तो कहिएगा सर 4, बिल्कुल सही। यहाँ पे 8, यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 6।
तो यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 6। चूंकि r बराबर नहीं है 0 तो फिर हमको आगे बढ़ना है। इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एग्जाम में आपको बिल्कुल उसके नीचे बनाना है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे सर, चूंकि r बराबर नहीं है 0 इसलिए 12 बराबर और गुना में, तो यहाँ से 6 से 12 में आप भाग देंगे तो हो जाएगा 2, 12 कैंसिल हो गया, शेषफल आ गया 0। तो 2 + 0, तो चूंकि r बराबर आ गया 0 इसलिए SCF हमको मिल गया। SCF ऑफ 336 और 54 बराबर कितना हो गया सर 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम में 6 से डिवाइड हुआ है तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बनाने का यही शानदार तरीका होता है। ऐसे आप बनाएंगे एक भी अंक आपका नहीं कटेगा। उम्मीद करता हूं आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी आपका रिवीजन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 27 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है 2 घन में प्रत्येक का आयतन इतना है और उनके संलग्न फलक को मिलाकर एक घनाभ बना दिया गया, तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। कह रहा है घन, घन आपको याद होगा, यहाँ पे देख लीजिए यही क्या होता है अपना घन है। अब कह रहा है कि इसका आयतन जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। भुजा हमको नहीं मालूम है तो पहले हमको निकालना है भुजा, तो हम मान लेंगे यहाँ पे। चलिए हम मान लेते हैं कि माना कि घन की भुजा। देखिए ऑब्जेक्टिव हम लोग नहीं बना रहे, आपको ध्यान से एक एक बात लिख कर, एग्जाम में कोई बेचैनी नहीं है। और बेचैनी कहाँ से खत्म होगा, यहीं से आपको सीख कर जाना है कि a सेंटीमीटर है तो इसीलिए घन का आयतन कितना होता है AQ। आप पढ़ेंगे घन का आयतन कितना होता है AQ। अब देखिए घन का आयतन यहाँ पे दिया है, कितना दिया है सर 64, तो यहाँ पे लिख देंगे 64 बराबर AQ। या 64 कितना का क्यू होता है, 4 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 16 64 हो जाएगा। क्यू से क्यू कैंसिल, तो इसलिए a बराबर 4। घन का भुजा हमने बता दिया कितना हो गया सर ए। आगे क्या कर रहा है कि 2 को घन को इसी को मिलाकर हम लोग घनाभ बना दिए। तो जैसे ही ये 2 घन मिलाकर हम घनाभ बनाएंगे तो समझिए इसका जो चौड़ाई है यही बढ़ जाएगा। ये देखिए पूरा यहाँ बढ़ जाएगा, बाकी सब ऊंचाई लंबाई तो वैसे ही रहेगा। प्रश्न में कहा है आपसे कि प्रश्न से हम चलेंगे। प्रश्न में हमको क्या कहा है कि ऐसे 2 घन मिलाकर घनाभ बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि ऐसे 2 घन मिलाकर घनाभ बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि प्रश्न में लिखा गया है कि ऐसे 2 घनों को मिलाकर घनाभ बनाया गया है, इसीलिए चौड़ाई बराबर, वो आप लिख लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। तो चौड़ाई इसका बढ़ जाएगा, 1 का 4 इसका है और इसका कितना है सर 4, तो 4 + 4 बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया था। बाकी सब ये तो उसी तरह रहेगा। अब कहा आपसे कि घनाभ जब नया हम लोग बनाएंगे तो उस घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। क्या कहा आपसे कि पृष्ठ क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है। कितना होता है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, आइएगा सर 2 × LB + BH + LH। बिल्कुल सही, इतना ही होता है 2 × LB + BH + LH। 2 वैसे ही रहेगा। लंबाई, तो लंबाई कितना है सर, पूरा इसका अब लंबाई हो गया। यहां से आप यहां तक देख पा रहे हैं, तो कितना है लंबाई 8 और चौड़ाई कितना है 4 और प्लस में यहाँ पे फिर BH तो कितना हो गया 4 × 4। अब तो मान बैठाकर सिर्फ आपको गुना कर देना है 8 × 4। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 32 और यहाँ पे 16 फिर यहाँ पे 32, यानी 2 × में यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो 80, 32 32 64 16 कितना होता है 80 और यहाँ पे गुना करेंगे 16। और चूंकि क्षेत्र पर पूछा है तो कितने होगा सर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। शानदार प्रश्न था, ऐसे प्रश्न खूब आपके पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखे होंगे। इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आगे आप चाहते हैं इसके 5 अंक वाले प्रश्न का भी हम लोग रिवीजन करें तो उसके बारे में भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसा आपका कमेंट आएगा प्रश्न की चर्चा हम लोग कल के क्लास में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।